अब देखिएगा, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, मैंने आपको ये बताया था रोटेशनल मोशन में कि जैसे मान लीजिए हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो लीनियर मोशन में क्या होता है कि कोई भी एक बॉडी होती है वो लीनियर लीनियर पाथ फॉलो करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी चलती है तो हम ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और मान लीजिए ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोल देते हैं एस। ठीक है, तो ये बेटा मेरा हो गया एस, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट या सिंपली इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी यहाँ से चली, कोई भी बॉडी यहाँ से मान लीजिए बॉल है, ये यहाँ से ऐसे चल रही है, सीधा जा रही है, तो ये जा रही है तो ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं v, v यानी कि लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हम ये कहते हैं कि ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। ठीक, तो इसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है या लगातार कम हो रही है, या मतलब कुल मिलाकर ये है कि मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मैं बोल देता हूँ यहाँ पर ए। अब इसी तरीके से अगर मैं किसी कर्वीलिनियर पाथ की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके से एक कोई सर्कुलर ग्राउंड है। सर्कुलर ग्राउंड में यहाँ पर कोई ना कोई तो सर्कुलर ग्राउंड का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, तो ये सर्कुलर ग्राउंड का सेंटर हो गया, सर्कुलर ग्राउंड का कोई ना कोई तो रेडियस होगा, तो ये रेडियस हो गया। अब आप मानिएगा कि इनिशियली इनिशियली हमारी जो बॉडी थी वो यहाँ पर, मान लो कि इनिशियली हमारी बॉडी यहाँ पर थी एट पॉइंट पी, और धीरे धीरे बॉडी ने ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को बॉडी ने इस सर्कुलर पाथ को फॉलो किया और फॉलो करते करते बॉडी यहाँ पहुंच गई पॉइंट क्यू पर। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर इसको सेंटर को ज्वाइन करो आप इससे पॉइंट पी से, ये ओ हो गया सेंटर। अब पॉइंट पी से क्यू तक जो बॉडी गई है ना, तो उसने स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करा, उसने स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करा, तो ये जो उसने एंगल उसका मूव हुआ है ना, एंगल जो मूवमेंट हुआ है, दिस एंगल इज सेड टू बी थीटा, and this theta is called angular displacement. This theta is called angular displacement. फिर यहां से लेकर और यहां तक जो उसकी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा इज रेडियल वेलोसिटी। और इस केस में जब ओमेगा चेंज होता है तो ओमेगा को हम बोलते हैं जो रेडियल वेलोसिटी, मतलब ओवर सर्कुलर पार्ट जो मेरी वेलोसिटी होगी ना, उस पार्ट को हम बोलेंगे, उस वेलोसिटी को मैं बोलूंगा रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी इज ओमेगा। फिर आप एक चीज और देखिएगा कि जब हम लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट करती है उस वेलोसिटी को मैं बोलता था इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल यू। ठीक है, और धीरे धीरे जब एक्सेलरेशन होता था बॉडी में, तो बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, तो बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी हो जाती थी स्मॉल वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो स्मॉल यू हो गई इनिशियल वेलोसिटी एंड स्मॉल वी हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो अब आप ये देखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये होता था वहां पर, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट होगा इनिशियल रेडियल वेलोसिटी और ओमेगा होगा फाइनल रेडियल वेलोसिटी, है ना। तो जैसे वहां पर इनिशियल वेलोसिटी को u बोल दिया और फाइनल को v बोल दिया, यहाँ इनिशियल रेडियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल रेडियल वेलोसिटी ओमेगा। उसी तरीके से जब यहाँ पर एक्सेलरेशन को a बोला है, तो यहाँ पर बोलते हैं बेटा अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। बताइए जी, इतना ये टर्म्स तो सारी क्लियर है सभी को? हर्ष बताइए, क्लियर है? यस सर। अनुभव क्लियर है? Yes, sir.
दृष्टि बताइए। Yes, sir. ऐश्वर्या, Yes, sir. कनिष्का, Yes, sir. ईशान, Yes, sir. मिलन, Yes, sir. समक्ष। Yes, sir. बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारी टर्म्स हैं, ये टर्म्स अब मेरे को इस तरह से सोचकर चलना है कि हमारा जो भी हमारा जो मोशन हो रहा है ना, तो वो रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जितना हमने करना था कर लिया, अब बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। ठीक, तो रोटेशनल मोशन में ये सारी की सारी टर्म्स हैं। अब मुझे इसी तरीके से सोचना है कि हम सीधे नहीं चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, और गोल गोल घूमेंगे कहाँ? जो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट समझा है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। यानी कि इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब जरा देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ बेटा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिएगा क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी फंडा लेकर चलेंगे। हम ये कहेंगे कि हम एक रिजिड बॉडी को लेकर चलते हैं, जितना भी बॉडीज का हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो हमने रिजिड बॉडीज का ही निकाला है, तो हम रिजिड बॉडी को लेकर चलते हैं। और उस केस में हम ये बोलते हैं कि वो रिजिड बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये मान लेते हैं, कंसीडर अ रिजिड बॉडी मूविंग, दिखाई दे रहा है तब तक? हाँ ठीक है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी मूविंग इन अ circular path with angular acceleration अल्फा, अब हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि स्मॉल चेंज क्या लेते हैं उसको हम? dv अपॉन dt। याद होगा आपको कि हम लीनियर एक्सेलरेशन a लेते थे dv अपॉन dt। तो जब मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो इट इज ऑब्वियस कि वो मेरा क्या हो जाएगा? d ओमेगा बाई dt। तो अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt। तो डी ओमेगा क्या है? चेंज इन एंगुलर रेडियल वेलोसिटी, और dt क्या है? चेंज इन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब यहां से मैं बोलूंगा कि डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा dt। डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा dt, ये हो गया। और इतना करने के बाद में हम ये कहेंगे एट t is equal to 0, यानी कि इनिशियली जब मैंने मोशन स्टार्ट ही नहीं करा है, या जब मैं अपने मोशन को स्टडी कर रहा हूं, तो जब मैंने स्टॉप वॉच को ऑन करा, तो एट दैट टाइम यानी कि बिल्कुल इनिशियल टाइम को मैं बोलता हूं टाइम t is equal to 0। तो एट t is equal to 0 मेरी जो रेडियल वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। फिर हमने कहा कि आफ्टर टाइम t, तो हम कहेंगे एट t is equal to t, मतलब जब टाइम हमारा t होगा, स्मॉल t होगा, एट t is equal to t ओमेगा, तो भी तेरा ओमेगा मान लो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है। हमने ये कहा कि टाइम पीरियड कितना हुआ, मान लो 0 से 5 सेकंड। तो हमने क्या करा कि एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, एक जनरलाइज्ड रिलेशन डिराइव करने के लिए जो हमारा इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम तो हमारा कितना हो गया? 0, और फाइनल टाइम हमारा मान लीजिए 10 सेकंड है या 8 सेकंड है, तो वो 8 सेकंड या 10 सेकंड लिखने की बजाय मैंने टी लिख दिया कि चलिए टी सेकंड्स है। फिर अगर किसी क्वेश्चन में वो 8 सेकंड आता है तो टी की जगह 8 रख देंगे, 16 सेकंड आता है तो टी की जगह 16 रख देंगे, बस ये।
तो एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए मैंने बताया कि इनिशियली तो टाइम 0 था, फिर टाइम हो गया t, तो जब टाइम 0 था तो रेडियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, जब टाइम t सेकंड्स था तो रेडियल वेलोसिटी ओमेगा हो गई। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides within these limits, integrating both sides within these limits। तो अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी ओमेगा के बाहर आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, लिखिएगा डी ओमेगा, और अल्फा dt इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। तो यहाँ पर देखिए डी ओमेगा लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैं ओमेगा की लिमिट्स रखूंगा। तो ओमेगा की इनिशियल लिमिट क्या थी, ओमेगा नॉट, और फाइनल वैल्यू क्या थी, ओमेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा ओमेगा नॉट, और यहाँ लिखिएगा ओमेगा। फिर अल्फा एक कांस्टेंट है, तो क्योंकि मैं dt मैं टाइम को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो अल्फा कांस्टेंट हो गया, जिसको इंटीग्रेट करते हैं वही वेरिएबल होता है। तो जो t है ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू 0 फाइनल वैल्यू t, तो इनिशियल वैल्यू 0 फाइनल वैल्यू t। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर डी ओमेगा लिखा हुआ है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा होता है, ठीक है। ऐसे ही dt का इंटीग्रल t होता है सिंपली। तो क्या करेंगे देखिएगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ मिटा के। अच्छा, कनिष्का, मिलन और ईशान, तुम तीनों को मैं अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की एक बेसिक क्लास दूंगा, तो उसमें आप ये समझ जाओगे कि किस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। कुछ 2-4 फॉर्मूले बताऊंगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं। और भी किसी बच्चे को अगर रिवाइज करना हो तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना। मैं भी जब क्लास लूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में ही करवाऊंगा एक बार रिविजन कैलकुलस का, जिसमें थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम डिफरेंशिएशन के यूज करते हैं वो आएंगे, थोड़े बहुत जो इंटीग्रेशन के यूज करते हैं, जो हमारे काम के हैं बस उतना, ठीक है। तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, आप सब लोग समझ सकते हैं। देखिएगा, अब डी ओमेगा, जब डी ओमेगा को इंटीग्रेट करते हैं तो वो ओमेगा ही आ जाता है, ओमेगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, और लोअर लिमिट ओमेगा नॉट उसको यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट ओमेगा उसको यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो अल्फा को लिखो बाहर, और dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t। भाई जब dx का इंटीग्रल x होता है, जब d ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा होता है, तो इसी तरह से dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, d हट जाएगा, बस t आ जाएगा। तो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा को अलग हटा दिया, ये t, और इंटीग्रेशन 0 से t, 0 से t। अब वैल्यू डालना शुरू करो, अपर लिमिट पहले ओमेगा की जगह इस अपर वैल्यू को डालोगे, तो ओमेगा की जगह ओमेगा ही डालना है, डाल दिया। बीच में माइनस साइन, फिर ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डालोगे, तो ओमेगा नॉट हो गया, इज इक्वल टू अल्फा, फिर t की जगह t डालेंगे, t डाल दिया, और फिर t की जगह 0 डालेंगे तो 0 डाल दिया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा t, माइनस ओमेगा नॉट को उधर ले जाओ, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। बताइए जी, क्लियर है? बताइए जी, क्लियर है इतना? आप इसको कंपेयर कर लीजिए लीनियर मोशन से भी, तो लीनियर मोशन में क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या इनिशियल वेलोसिटी, वहां थी u, तो u की जगह ओमेगा नॉट आ गया। यहाँ पर ओमेगा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह v की जगह ओमेगा आ गया। वहां एक्सेलरेशन था a, तो a की जगह अल्फा आ गया। वहां पर टाइम टेकन t था, यहाँ पर भी t है तो t आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। बताइए, क्लियर है दृष्टि? Yes, sir. ठीक है, हर्ष समझ गए? Yes. ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिए, वहां पर क्या था, वहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। हम ये कहेंगे सेकंड इक्वेशन में, जैसे ओमेगा होता है, ओमेगा क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो जब मैं ओमेगा की बात करूंगा तो ओमेगा है रेडियल वेलोसिटी, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा।
तो उसको हम लेते हैं डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज रेडियल वेलोसिटी ओमेगा is equal to d theta by dt, as radial velocity omega is equal to d theta by dt, d theta by dt। तो अब आप क्या करिए, अब इस dt को इधर ले आइए, तो d theta is equal to omega into dt। जब मैंने इसी तरीके से मैंने यहाँ पर करा था, तो ये मैंने ली थी बेटा इनिशियल और फाइनल कंडीशंस, तो यही ऐसे ही फाइनल कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस लीजिए। हम ये कहेंगे एट t is equal to 0, जब इनिशियली जब मेरा टाइम जो है वो 0 है, at t is equal to 0, at t is equal to 0 हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमने उसको मोशन जो है वो शुरू ही नहीं करा, हमने शुरुआत ही नहीं करी, यानी कि थीटा को आपने 0 ले लिया। ठीक है, at t is equal to 0, थीटा is equal to 0। फिर हमने क्या करा, फिर मोशन स्टार्ट कराया हमने at t is equal to t, यानी कि टाइम जब t टाइम पीरियड गुजर गया, तो उतने टाइम पीरियड में एंगुलरली हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, हम कहेंगे थीटा को थीटा मान दो तब। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी करा था t इज इक्वल टू टी पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा माना, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू टी पर थीटा इज इक्वल टू थीटा मान दिया। ठीक है, और इनिशियली मैंने माना कि माय बॉडी वाज एट रेस्ट, बॉडी वाज एट जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन लिख लो बस, ये ठीक है। और जो सर्कुलर बॉडी होती है, जो सर्कुलर मोशन होता है, उसमें डिफाइन करा जाता है कि जीरो पोजीशन आपकी कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है, पॉइंट क्यू पर है, या किसी और पॉइंट पर है। मतलब आपने ग्राउंड का चक्कर काटना किसी एक पोल से शुरू करा, कोई एक पोल था वहां पर जिस पर लाइट लगी हुई थी, तो आपने कहा कि ये जो पोल है ये मेरे लिए जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो ये हमारी कंडीशंस हो गई है ना। अब आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग both sides within these limits, integrating both sides within these limits। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी अभी करा हमने, तो इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। तो टाइम यहाँ पर dt है ना, तो टाइम की इनिशियल और फाइनल वैल्यू 0 और t, 0 और t, ये हो गया। और जो डी थीटा है इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू डी थीटा, थीटा की इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू थीटा। ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है कि जब मेरे पास इतना आ गया, तो मैं एक चीज जो फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव कर चुका हूँ कि ओमेगा की वैल्यू मैंने डिराइव करी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए उसको, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, ये हमारे पास हो जाएगा जब डी थीटा है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट थीटा, फिर इंटीग्रेशन 0 से t, और ओमेगा की जगह क्या आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और dt, इसको स्प्लिट करिए। अब जैसे थीटा है तो थीटा की जगह एक बार तो अपर लिमिट डालेंगे, यानी कि थीटा की जगह थीटा डाल देंगे, माइनस एक और थीटा की जगह 0 डाल देंगे, तो थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू, अब इनको स्प्लिट करिए, ओमेगा नॉट इंटू टी इंटीग्रेशन 0 से t प्लस अल्फा टी, और हाँ सॉरी इसके बाद dt भी तो आएगा, ओमेगा नॉट टी गलत लिखा मैंने, ओमेगा नॉट इंटू dt, ओमेगा नॉट dt प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टी dt, और रेंज कहां से कहां तक 0 से t, 0 से t तक।
अब थीटा माइनस 0 कितना हो जाएगा, थीटा, देखिएगा थीटा, फिर ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, ओमेगा नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 से t और dt, प्लस अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा को बाहर निकालो, लेकिन dt कर रहा हूं ना मैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो ये t कांस्टेंट नहीं है, फिर ये t वेरिएबल है, तो अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 0 से t और t dt। अब देखिएगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने इसका, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ क्या था, x की पावर n dx, यहाँ पर है t की पावर 1 dt, मतलब n की वैल्यू x की जगह तो t आ गया यहाँ पर, x की जगह तो t आ गया यहाँ पर, और n की जगह आ गया 1, n की जगह 1 आ गया। तो एज पर दिस फॉर्मूला आप सब लोग मुझे खुद बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, अभी देखते हैं, 1 मिनट रुकिए बस, मैं इधर आ रहा हूँ लास्ट में, यहाँ पर देखिए, अब मुझे इसमें क्या करना है, ओमेगा नॉट इज अ कांस्टेंट, इधर तो थीटा है, तो थीटा यहाँ पर लिख दिया, ओमेगा नॉट ऐसे लिख दिया। अब जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t, ये हो गया t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ठीक है, और प्लस अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट, और t की पावर 1 है, तो ये हो गया t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। बताइए इतना क्लियर है, बताइए समक्ष इतना क्लियर है, Yes, sir. समझ गए, मिलन बताओ, Yes, sir. ऐश्वर्या, Yes, sir. ठीक है। अब अगला देखिए, थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया ओमेगा नॉट, और यहाँ पर पहले इस t की जगह ही अपर वैल्यू डालो, अपर लिमिट t, बीच में माइनस का साइन, और फिर t की जगह लोअर लिमिट डालो, तो 0 प्लस अल्फा, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 और t, तो ये मेरे पास हो गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा। और अब क्या करो, इस t की जगह ये t डालो, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2, और फिर c की जगह 0 डालो, ये क्या हो गया, 0 स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो गया, 0 ही हो गया, तो ये क्या बचा, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2, मतलब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। और आप लोग समझ गए होंगे, जो हमने लीनियर मोशन की इक्वेशन देखी थी उसमें क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो सिंपली जो वो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था तो s था, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी वहां पर u थी, यहाँ ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट t हो गया ut की जगह, प्लस वहां हाफ at स्क्वायर था, तो वहां लीनियर एक्सेलरेशन a था, लेकिन यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। बताइए समझ में आ गया ना सभी को, बताइए, अनुभव क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, ईशान बताओ क्लियर है, समझ गए, Yes, sir. ठीक है बेटा, 1 मिनट वेट करिए बस सभी बच्चे, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट वेट करें। लीनियर मोशन में जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लीनियर मोशन में थी,
तो अब आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर क्या होगा। मैं बात करता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर लिखते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम अल्फा को लेकर चलते हैं। अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू होती है डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये हो गया। अब ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है, इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ। डी ओमेगा बाई डी टी में हम ये करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाई डी थीटा बाई डी थीटा। आप RHS को डी थीटा से मल्टीप्लाई भी करिए और डिवाइड भी करिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाई डी थीटा। तो कैसे होगा, LHS को एज इट इज छोड़ो। तो अल्फा इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हो गया डी ओमेगा बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी। समझ गए होंगे आप लोग। मैंने क्या करा, डी ओमेगा के नीचे लिख दिया डी थीटा, डी ओमेगा के नीचे डी थीटा लिख दिया, डी ओमेगा के नीचे डी थीटा लिख दिया और डी टी के ऊपर डी थीटा लिख दिया। तो सीधा सीधा वही सेम रहेगा, डी थीटा से डी थीटा कट गया और डी ओमेगा बाई डी टी रह जाएगा। ये अल्फा इज इक्वल टू होता भी डी ओमेगा बाई डी टी। तो अब देखें नेक्स्ट क्या करना है। अब डी ओमेगा बाई डी थीटा को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और जो ये डी थीटा बाई डी टी है, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, डी ओमेगा। तो इसको हम लिखेंगे डी ओमेगा, तो सॉरी डी ओमेगा नहीं, ओमेगा, सिर्फ ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। ये मैंने अभी सेकंड इक्वेशन का जो प्रूफ करा था उसमें आपको लिखवाया था कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। तो डी थीटा बाई डी टी की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा। अब इस थीटा को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। जब मेरे पास इतना आ गया, मैं इसमें एक काम करूंगा, इसको इधर लिख दो आप, ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी थीटा। अब आप देखिएगा एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम हमारा जीरो था तो उस टाइम पर इनिशियली मैंने थीटा को कितना लिया था। अब वेरिएबल बेटा दो है यहाँ पर, एक तो थीटा और एक ओमेगा। तो जब मैंने टाइम जीरो लिया था यानी कि इनिशियली, तब मैंने थीटा की वैल्यू भी जीरो ली थी, तब मैंने थीटा की वैल्यू भी जीरो ली थी। और ओमेगा की वैल्यू तब मैंने ली थी इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, पहली चीज। उसके बाद एट टाइम t इज इक्वल टू टी, जब टाइम t इज इक्वल टू टी था तो थीटा की वैल्यू मैंने थीटा ही ली थी और ओमेगा की वैल्यू भी मैंने ओमेगा ही ली थी। बताइए इतना समझ गए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पर। मुझे लगता है शायद आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये वाली वैल्यू, जब थीटा जीरो है, जब इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है ओमेगा नॉट है, तो थीटा जीरो क्यों है, बताता हूँ। ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल है, वो रोटेट कर रहा है, ऐसे करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो मैंने अभी मोशन स्टडी करना शुरू ही नहीं करा है, वो करता रहे, घूमता रहे कितना भी। मैंने अपनी स्टॉप वॉच को कब ऑन करा, जब ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया। तो ये पार्टिकल ऑलरेडी, दिस पार्टिकल वाज इन मोशन, दिस पार्टिकल वाज इन मोशन, लेकिन जब ये पार्टिकल पॉइंट P पर पहुंचा तब मैंने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करा। तो जब मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूँ तो वो जीरो पोजीशन से आगे आगे चलना शुरू करती है, यानी कि मेरा टाइम, उस टाइम को जीरो माना जाएगा जब मैंने स्टॉप वॉच को ऑन करा। यानी कि जब मैंने मोशन स्टडी करना शुरू करा, जैसे कि रनिंग होती है, जो रेस होती है, तो रेस में भी क्या होता है, टाइम तो देखो लगातार चलता ही रहता है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि रुक जाओ जब टाइम जीरो हो जाएगा तभी आपको दौड़ना है, ऐसा नहीं होता। तो वो टाइम कितना भी हो रहा हो, स्टॉप वॉच को जब ऑन करते हैं उस टाइम को जीरो टाइम माना जाता है, वो रेफरेंस टाइम होता है, सेट कर दिया आपने जीरो पर। तो वही चीज है कि ये ऑब्जेक्ट जो ये लगातार मूव करता आ रहा था, जैसे ही यहाँ पर आया आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, ठीक है। और फिर जैसे ही ये पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंचा, तो आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया।
तो यहाँ से ये ऑलरेडी मोशन में था, ये ऑलरेडी मोशन में था, तो इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट होगी, लेकिन यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो इनिशियली आपका थीटा जो है वो 0 होगा, और फाइनली इतना मूव कर गए तो फाइनली थीटा आपका थीटा के बराबर होगा। फिर कितना आपने एंगल मूव करा वो आपका थीटा ही होगा। बताइए इतना समझ गए सभी बच्चे? कितना सभी बच्चों को समझ में आ गया बोलो? क्या माइक काम नहीं कर रहे हैं क्या आप लोगों के? समझ में आ गया कि नहीं? हाँ या ना तो बोल दो दोबारा। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? एपी, दृष्टि, एकांश, ईशान, कनिष्का, Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए जी आगे देखते हैं। इसका मतलब थीटा तो 0 होगा इनिशियली, लेकिन वेलोसिटी इनिशियली 0 नहीं होगी क्योंकि बॉडी पहले से ही मोशन में थी। वो यहाँ पर आई है तब मैंने स्टडी करना शुरू करा है उसको। ठीक, तो अब आप देखिएगा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, तो अब हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग both sides within integrating both sides within these limits, integrating both sides within these limits। मुझे क्या करना होगा इसमें? देखो ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा की लिमिट क्या है? इनिशियल और फाइनल। ओमेगा की इनिशियल लिमिट है ओमेगा नॉट और फाइनल लिमिट है ओमेगा, तो ओमेगा नॉट यहाँ लिखोगे और ओमेगा ऊपर लिखोगे इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, अल्फा डी थीटा। तो अल्फा अल्फा डी थीटा, अल्फा तो कांस्टेंट है लेकिन थीटा की लिमिट देखो, इनिशियल लिमिट 0 फाइनल लिमिट थीटा, इनिशियल लिमिट 0 फाइनल लिमिट थीटा। ठीक, अब इसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूं इसको, देखिएगा अब हमारे पास ये आ गया। जब ओमेगा डी ओमेगा है तो देखो मैंने पहले ही कहा था जब x की पावर n dx था तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ओमेगा की पावर 1 इंटू डी ओमेगा, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा की पावर 1+1 अपॉन 1+1। ठीक है, ओमेगा की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ये हो गया इनिशियल लो, जो इसकी लोअर लिमिट है वो ओमेगा नॉट और अपर लिमिट ओमेगा नॉट और ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अब अल्फा इज अ कांस्टेंट तो अल्फा तो आ जाएगा बाहर, और जो डी थीटा है वो सिंपल है भाई, डी थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? सिंपली थीटा। जब dx का इंटीग्रल x होता है तो डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? थीटा। तो हम थीटा लिख देंगे यहाँ पर, थीटा, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट थीटा। ये क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट अपर लिमिट ओमेगा अल्फा थीटा। तो इसमें पहले अपर लिमिट की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू डालो, तो थीटा हो गया माइनस, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू डालो यानी कि 0। तो ये क्या हो गया? अब ओमेगा की जगह ओमेगा डालो तो क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, माइनस अब ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डालो तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा थीटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा। अब 2 को इधर ले जाइए, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, प्लस 2 अल्फा थीटा। बताइए जी इतना क्लियर है? ठीक है जी, तीनों इक्वेशन हो गई है। तो ये हमारा वही इक्वेशन बन गई जैसे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो s की जगह थीटा, a की जगह अल्फा, u की जगह ओमेगा नॉट और v की जगह ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा।
तो ये 3 इक्वेशंस हो गई। बताइए अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नोट करिएगा। द एंगुलर स्पीड, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारा थीटा होता है, ये थीटा क्या है, ये बेसिकली एंगल ही तो है जिसको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ। तो जो थीटा होता है, थीटा की यूनिट लेंगे हम रेडियन में, डिग्री में नहीं, रेडियन में। ठीक है, इसी तरीके से जो ओमेगा है वो रेडियल वेलोसिटी है। तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि रेडियन अपॉन सेकंड हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड। इसी तरीके से जो अल्फा होगा वो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। देखो, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम the angular speed of a motor wheel the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm. 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. Full stop. First part है, what is its angular acceleration assuming the acceleration to be uniform. First है, what is its angular acceleration assuming its acceleration to be यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये बेटा कि जो एक्सेलरेशन है वो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है। वो अगर मतलब स्पीड अगर बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये बता दिया। एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, एक्सेलरेशन सेम है। मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि स्पीड बढ़ रही है तो बढ़ती ही जा रही है। स्पीड कम हो रही है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब स्पीड कम हो रही है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड कम हो रही है तो कम ही होती जा रही है। स्पीड ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बार स्पीड बढ़ रही है और एक बार स्पीड कम हो रही है और एक बार स्पीड कांस्टेंट हो रही है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन सेम है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, जीरो है तो जीरो ही है। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं। How many revolutions does the wheel make during this time? How many revolutions does the wheel make during this time? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है।
देखिए हम ये कहते हैं कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है हमारी रेडियल वेलोसिटी। इस सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर इन्होंने बोला ना एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील, तो एक मोटर व्हील है जो लगातार घूम रहा है, तो इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो इन्होंने बोला द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड्स, ये दे रखा है। तो आरपीएम दे रखा है, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब व्हील एक मिनट में कितना रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। व्हील एक मिनट में 1200 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसने यहाँ से चलना शुरू करा और वो गया 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 और ऐसे वापस इसी पॉइंट पर आ गया। तो उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कितना ट्रेवल करा, मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से स्टार्ट करके वो यहाँ तक पहुंचा, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। फिर वो यहाँ तक पहुंचा तो ये 180 डिग्री हो गया, उसने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो पूरा कंप्लीट करने में उसने कितना करा, तो हम ये कहेंगे इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप समझ रहे होंगे इसको, ये एक रिवॉल्यूशन में थीटा कितना है, 360 डिग्री है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई टाइम पीरियड देखते हैं, एक रिवॉल्यूशन में तो 360 डिग्री है। ठीक है, तो अब वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 1200 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एक मिनट में। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक सेकंड में कितना करता है, एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 1200 रिवॉल्यूशंस, 1200 revolutions are completed by the wheel in 1 minute। ठीक है, इन 1 मिनट। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब एक मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन, तो एक मिनट को आप लिखिए इन 60 सेकेंड्स 1200 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना होगा, इन 1 सेकंड कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 1200 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 रिवॉल्यूशन, तो ये हो गया 20 आरपीएस। आरपीएस का मतलब क्या हो गया बेटा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 20 आरपीएस, आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 20 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। हम ये कहते हैं कि एक सेकंड में पर सेकंड आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में आप कितना वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये वाइब्रेशन ही है एक तरीके से। हम वाइब्रेशन के केस में फ्रीक्वेंसी निकाला करते थे, आप लोगों ने 9th क्लास में करा होगा साउंड वाले चैप्टर में, कि हम फ्रीक्वेंसी निकालते थे तो फ्रीक्वेंसी होता था 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि पर सेकंड है, ये पर सेकंड का मतलब नीचे आ जाएगा ये 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब ही हर्ट्ज होता है, पर सेकंड का मतलब हर्ट्ज होता है। तो आप ये समझिएगा कि एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशंस, एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशंस। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक बार सर्कल का चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन, तो 20 जो है ना बेटा 20, तो 20 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, 20 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हम ये कहेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, न्यू। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये बता दीजिए ये सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं।
भाई ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा हमारा हो गया रेडियल वेलोसिटी, और रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट पूरे सर्कल का लो तो पूरे सर्कल में कितना एंगल मूव कर गया, 360 डिग्री। जब मैं 90 डिग्री को पाई बाई 2, 180 डिग्री को पाई, और जब 180 डिग्री को पाई बोलता हूँ तो 360 डिग्री तो 2 पाई हो गया। तो इसका मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, और ये टाइम टेकन है टी। और 1 टाइम पीरियड जो होता है, 1 टाइम पीरियड जो होता है उसी को मैं फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। ठीक है, तो अब सीधा सीधा आगे समझिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये समझ में आता है कि नहीं आता है, बताइए मिलन, ये क्लियर है कि नहीं? मिलन समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अनुवा, अर्श बताइए। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए, समझ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अब समझिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई न्यू। अब मैं इधर मिटाकर आगे की चीज समझाता हूँ आपको। तो आप ये देखो कि जब मैंने क्या करा, मैंने रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो एक सेकंड में कोई बॉडी कितना रिवॉल्व कर रही है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है। तो एक सेकंड में वो जो कार का व्हील है, मोटर व्हील है, वो 20 बार रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो 20 है ना, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि न्यू की वैल्यू हो गई 20। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनिशियल रेडियल वेलोसिटी, इनिशियल रेडियल वेलोसिटी, इनिशियल रेडियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डब्ल्यू की तरह लिखते हैं, बोलते हैं ओमेगा है इसको। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू नॉट। ठीक है, और इनिशियल मैंने रिवॉल्यूशन पर सेकंड में निकाला, कितना आ गया 20। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये 20 इंटू 2 पाई कितना हो गया, 40 पाई। और रेडियल वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा रेडियन पर सेकंड। ये हो गया। अब इसी तरीके से हमने क्या करा, हमने 1200 रिवॉल्यूशन था ना, इसको 60 से डिवाइड करा। इसी तरह से 3120 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली न्यू, जब इनिशियल फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट बोल दिया, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल दीजिए। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3120 अपॉन 66, इससे काट दिया, और 6 5 30, 31 माइनस 30 हो गया 1, तो कितना हो गया 51, नहीं 52। तो ये हो गया 52 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये हो गया। तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 52। तो ये हमारा फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फाइनल रेडियल वेलोसिटी, फाइनल रेडियल वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 52, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104 इंटू पाई रेडियन पर सेकंड। बताइए जी, इतना समझ में आ गया कि नहीं, बोलो समझ गया इतना? Yes, sir. ठीक है, अब पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, मेरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी एक ही बात होती है। मैं यहां कर रहा हूं इसको बिठाकर, देखिएगा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं आपसे, फर्स्ट पार्ट। तो आप ये कहेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, by first equation of motion, omega is equal to omega naught plus alpha t। तो बेटा अल्फा टी क्या हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो अल्फा क्या हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी।
तो ओमेगा मैंने अभी अभी निकाला 104 पाई, लिखिएगा 104 पाई। ओमेगा नॉट हमने निकाला कितना 40 पाई, तो लिखिएगा 40 पाई। और टाइम कितना है, कितना टाइम दे रखा है 16 सेकंड्स ना, तो लिखिएगा 16 सेकंड्स। 16 हो गया, 104 माइनस 40 कितना हो जाएगा 64। 64 पाई अपॉन 16, 16 4 का 64, ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट तो सभी को। कनिष्का बताओ, कनिष्का क्लियर है इतना? Yes, sir. ईशान बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन से मैंने निकाला एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकंड में वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आप ये देखिएगा। रिवॉल्यूशन का मतलब बेटा एक तरह से क्या है कि मेरे पास ये न्यू आ जाए, ये फ्रीक्वेंसी आ जाए, फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी न्यू, है ना। तो ये आ जाए मेरे पास, मैं अपने आप बता दूंगा। मैं बस ये बता दूंगा कि वो एक सेकंड में इतना, वो एक सेकंड में इतना रिवॉल्व कर रहा है, तो 16 सेकंड्स में कितना कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बस इतना देखो कि भाई मैं यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखो बाई सेकंड इक्वेशन, by second equation of motion, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square। ठीक है, अब ओमेगा नॉट देखो, मैंने अभी अभी कैलकुलेट करा, ओमेगा नॉट कितना है 40 पाई, 40 पाई मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना बेटा 16 सेकंड्स, 16 प्लस हाफ, हाफ के बाद में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट करा 4 पाई, और टाइम कितना है 16, 16 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया 16 4 जा 64, 640 पाई प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 256 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, तो कितना 512 पाई, 512 पाई। और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1152 पाई रेडियंस। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इतना रेडियंस। रेडियन का मतलब क्या है कि ये मेरे पास एंगल आ गया, ये मेरे पास एंगल आ गया। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछ रहे हैं 16 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे होंगे, 16 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे होंगे ये पूछ रहे हैं। तो अब आप देखो क्या बताते हैं। ये इस तरह से निकलेगा हमारे पास 1152 पाई है, ये हमारा हमने इतना डिस्प्लेसमेंट करा, मतलब हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि टोटली उसने इतना एंगल मूव करा। तो अब ये देखिएगा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है ना, तो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। बताना जरा, ये समझ गए कि जब एंगल पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री, तो वो जो 360 डिग्री एंगल होता है यानी कि 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है कि आपने एक चक्कर काट लिया, आपने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन मतलब 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रेडियन मतलब ये यूनिटरी मेथड है, 1 रेडियन मतलब 1/2 पाई रिवॉल्यूशन, और 1152 पाई रेडियन
1152 पाई रेडियन मतलब 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1152 पाई रिवॉल्यूशन। बताओ समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? यस सर समझ आ गया। हाँ जी, 2 पाई में एक रिवॉल्यूशन था तो एक रेडियन में 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। ठीक, तो 1152 पाई रेडियन में कितना 1/2 पाई इंटू 1152 पाई। और देखो पाई से पाई कट गया और इसको करेंगे तो 2 5 जा 10 11 माइनस 10 कितना हो गया 1 1 5 15 2 7 जा 14 15 माइनस 14 कितना हो गया 1 1 2 12 तो 2 6 जा तो 576 रिवॉल्यूशंस। हर्ष बताओ समझ गए? यस सर। ठीक है, दृष्टि बताइए। Yes, sir. अनुभव, Yes, sir. ओके, एकांश, यस सर। क्लियर है, समक्ष, Yes, sir. ठीक है, कनिष्का, बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोबारा बता देना। बताइए, मिलन समझ गए? यस सर। चलिए जी, तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर आगे कंटिन्यू, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए जी, ओके। थैंक यू।